हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे आपका हरियाणा इकोनॉमी। सबसे पहले तो देखें, डिस्कस करते हैं कि आपका क्या क्या तो सिलेबस करवाना रहता है। आपका रहता है एक तो हरियाणा इकोनॉमी ही रहता है। उसके बाद आपका रहता है इकोनॉमी, रहता है आपका रूरल मार्केटिंग वाला रहता है, आपका रूरल मार्केटिंग रहता है। उसके बाद आपका रहता है एक इंश्योरेंस वाला रहता है। तो अब ये तीनों यूनिट्स हम शुरू करेंगे आज हरियाणा इकोनॉमी से करेंगे। उसके बाद रूरल मार्केटिंग और फाइनल में हम कर लेंगे आपका इंश्योरेंस। तो हम इनका करेंगे कि कोई एक-एक टॉपिक नहीं करेंगे। एक-एक टॉपिक में टाइम बहुत ज़्यादा चला जाता है और आपका भी टाइम ज़्यादा लगेगा और मेरा भी। तो मैं क्या करूँगी कि 2 से 3 दिन के अंदर कोई-कोई वीडियो डालूँगी। 2-3 दिन के अंदर हम 3-4 टॉपिक आपके कवर कर लेंगे एक वीडियो में, जिससे आपकी यूनिट ईज़िली कवर हो जाएगी, जल्दी से खत्म हो जाएगी। आपका भी टाइम बच जाएगा और मेरे को आपका सिलेबस करवाना है तो मैं आपका करवा पाऊँगी। और उसके बाद हमारा क्या है इसमें कि हमने आपका जो इनके जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है, सारी जो यूनिट्स के मतलब जो एमसीक्यूज़ आपके इनके बनते हैं, वो हमने करने हैं। तो वो भी हम कर लेंगे। जब हम कि साथ के साथ मैं कोशिश करूँगी कि मैं इनके एमसीक्यू वाली हर यूनिट्स के जो भी एमसीक्यूज़ हैं ना, हम वो भी कवर कर लें। तो आपका सारा सिलेबस है जो हरियाणा अ, वाले ग्रुप सी का या ग्रुप डी कह लें आप, 56 और 57 वाली जो कैटेगरी है जिसमें इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, तो आपका वो सारा सिलेबस हो जाएगा। और आपके जो इसके रिगार्डिंग जो भी अपना जो मटेरियल होता है, पीपीटी या पीडीएफ जो भी होता है वो मैं डाल देती हूँ आपके उसमें टेलीग्राम चैनल में, तो आप उसको ज्वाइन करें ताकि आपको सारी अपडेट्स जो भी है मिलते रहे। तो सबसे पहले हरियाणा का बजट शुरू करने से पहले ना मैं आपको बताती हूँ कि बजट का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, हरियाणा के बजट में तो है आपके सिर्फ डाटा की, आपने सारा डाटा याद करना, लेकिन डाटा याद करने के लिए आपको उनके पीछे का बेस पता होना चाहिए ना कि वो चीज़ का मतलब क्या है, तभी तो आपको वो याद रहेगा ना। एक बार मैं वो पूरा स्ट्रक्चर बता देती हूँ, उसके बाद हम फिर जब हम करेंगे ना बजट तो वो आपको ईज़िली हो जाएगा, मतलब वो चीज़ें भी ध्यान से रह जाएँगी कि इस चीज़ का ये मतलब होता है और इसकी इतनी वैल्यू है जैसे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखें, बजट एस्टीमेट जो होता है ना, बजट जो होता है वो एक आप अपना जो बजट आता है ना वो एक एस्टीमेट होता है। एस्टीमेट कैसे कि जैसे गवर्नमेंट पहले ही एस्टीमेट लगा ले कि इस साल ये तो हमने खर्चा करना है और ये हमारे कमाई मतलब ये हमारे पैसा आ रहा है और ये हमने खर्चा करना है। मतलब कि पैसे का कैसे-कैसे तो यूज़ करना है और कहाँ-कहाँ से पैसा आ रहा है, वो वाला एस्टिमेशन होता है। जैसे कि इसे आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, जैसे अपने घरों में होता है ना, जो अपने पेरेंट्स लोग होते हैं कि वो जैसे साल के शुरू में अपना हिसाब लगा लें कि इस साल हमारे ये तो इनकम के सोर्स हैं और ये तो हमारे रेगुलर वाले खर्चे हैं और ये हमारे जो मेन जो जो कोई एकदम से आ जाते हैं वो अलग टाइप के कोई बड़े खर्चे वाले टाइप से, मतलब वो वाला एक एस्टिमेट लगाना पूरे साल के हिसाब से। तो इस टाइप से होता है आपका बजट। सबसे पहले देखें, जो आपका बजट का जो स्ट्रक्चर होता है ना, मैं यहाँ पे कर रही हूँ, बजट का स्ट्रक्चर 2 चीज़ें 2 एस्पेक्ट कवर करता है। एक तो आपका होता है रिवेन्यू रिवेन्यू एस्पेक्ट, और यानी कि आप कह लें इसको रेवेन्यू बजट, और ये होता है एक आपका होता है कैपिटल बजट। यानी कि 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक तो आपका होता है रेवेन्यू बजट और एक होता है आपका कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट क्या होता है? जो आपके नॉर्मल वाले खर्चे होते हैं ना, जो जैसे कि हमारे रेगुलर में जो खर्चे आते हैं, जो रेवेन्यू टाइप के तो आपके रेवेन्यू एस्पेक्ट को कवर करेगा, दैट इज़ द रेवेन्यू बजट। और जो कैपिटल बजट होता है, जो एसेट और लायबिलिटीज़ वाले एस्पेक्ट को कवर करता है, दैट इज़ कैपिटल बजट। और फर्दर ये 2-2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। जैसे रेवेन्यू बजट है ना, ये हो जाएगा एक तो रेवेन्यू रिसीट, और उसके बाद ये हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसी तरह से कैपिटल वाला हो जाएगा कि कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखें, रेवेन्यू रिसीट की रेवेन्यू से जो आपकी रिसीट आपको मिल रही है, जो इनकम आ रही है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो भी आप खर्चा कर रहे हैं, जो रेगुलर वाला खर्चा है वो खर्चा करेंगे। कैपिटल वाले सेम वही कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर की वहाँ से जो रिसीट आ रही हैं और जहाँ पे आप वो खर्चा कर रहे हो। अब देखें, आपके पास 2 तरह की तो रिसीट होंगी कि रेवेन्यू और कैपिटल वाली, और 2 तरह के ही आपके पास एक्सपेंडिचर है।
कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो हम इनको लिख लेते हैं कि बजट रिसीट को हमने 2 तरह की तो अपनी रिसीट बनी की थी कि रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट, और 2 तरह के बने हैं आपके एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक बार इनको पूरा डिटेल में कर लेंगे तो आपका बजट हो जाएगा कि बजट का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये डेफिसिट देख लेंगे और फिर आपके बजट पे मूव। तो फटाफट से मैं ये करवा देती हूँ कि जो रिसीट होती है ना, रिसीट का जो बेसिकली जो नेचर होता है, या तो वो आपकी लायबिलिटी को बढ़ा देती है या आपकी एसेट को कम कर देती है। लायबिलिटी को बढ़ाना कैसे कि आपने किसी को लोन दे दिया तो वो वापस करना पड़ेगा। दैट मीन्स वो वापस आपने किसी से लोन दे दिया नहीं, आपने किसी से लोन ले लिया तो आपने वो वापस करना पड़ेगा। वापस करना पड़ेगा तो वो हमारी लायबिलिटी हुई, उससे हमारी कोई हमने लोन लिया तो हमारी लायबिलिटी हुई, वो हमें वापस करनी पड़ेगी। उसके बाद एसेट कम की, अब हम आपने कुछ अपनी जो चीज़ है अपनी कुछ का, जैसे आपने अपना कुछ सामान सेल कर दिया तो वो आपकी एसेट थी। जैसे आपने अपनी कार बेच दी तो वो अपना एसेट है वो कम हो जाएगी। इस तरह से जो रिसीट होती है, रिसीट का जो बेसिक नेचर होता है ना, वो या तो गवर्नमेंट की जो लायबिलिटी है वो बढ़ा देता है या एसेट कम कर देता है। अब इसके अंदर 2 तरह की होती है, जैसे एक तो रेवेन्यू रिसीट होती है, एक कैपिटल रिसीट होती है। जो रेवेन्यू रिसीट होती है ना, एक तो ये रेगुलर होती हैं और बार-बार होती हैं, और इन ये इन दोनों में से कोई सा काम नहीं करती, ना तो आपकी लायबिलिटी को बढ़ाती है, ना ही एसेट को कम करती है। कैसे कि देखें, जैसे कि 2 अपने पास 2 ही तरह की रिसीट होती है, या तो टैक्स से मिले या आपको नॉन टैक्स से। रिसीट जो बेसिकली कलेक्शन होती है कि पैसा जो कलेक्ट करती है गवर्नमेंट, तो एक तो टैक्स से, टैक्स कितने टाइप का होता है, 2 तरह का होता है, या तो होता है डायरेक्ट टैक्स, कि डायरेक्ट टैक्स होता है, और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स टैक्स क्या होता है, जैसे आपकी जो इनकम पे डायरेक्टली लगा तो वो आपने दे दिया, और इनडायरेक्ट जो आप पे जो जैसे कि अपने पे लगा नहीं था लेकिन वो बर्डन आप पे शिफ्ट हो गया तो अपने को पे करना पड़ा। जैसे मार्केट से हम बहुत सारी चीजें लेते हैं, वो जो उनके अंदर जो टैक्स इंक्लूड होता है, जो भी कमोडिटी हम परचेज करते हैं, तो वो लगा तो शॉपकीपर पे होता है और वो अपने पे ट्रांसफर कर देता है, तो वो हम पे कराते हैं, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे अपना जीएसटी वगैरह हो गया। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तो वो हो गया टैक्स रिसीट, एक तो ये वाली यहाँ से इनकम इकट्ठी होती है गवर्नमेंट की। उसके बाद आती है नॉन टैक्स, कि नॉन टैक्स से भी गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। नॉन टैक्स से कैसे, जैसे कि इंटरेस्ट गवर्नमेंट ने कहीं से कहीं किसी को लोन दे रखा है तो वो इंटरेस्ट आता रहेगा, वो कलेक्ट कर लेगी। उसके बाद हो गया इसमें कि फाइन और पेनल्टी। फाइन और पेनल्टी कैसे कि जैसे हम कई बार अपने टू व्हीलर पे जैसे 3 जने सवारी 3 जने उस पे अगर ट्रैवल करते हैं, जैसे अपनी एक्टिवा पे, अगर आप 3 जने बैठे हैं तो आपका चालान हो जाएगा। अगर आपने कार में सीट बेल्ट नहीं लगा रखी तो आपका चालान हो जाएगा। मतलब कि ये वाले फाइन एंड पेनल्टीज़ ये यहाँ से गवर्नमेंट को कलेक्ट होगी। और इसमें एक होता है फीस। फीस की जैसे आपने अपना कोई ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, कुछ रजिस्ट्रेशन कराना है, रजिस्ट्रेशन फीस, ये जो फीस होती है ये गवर्नमेंट कलेक्ट करती है नॉन टैक्स रिसीट से। और इसमें एक आता है आपका एस्टीट। एस्टीट क्या होता है? एस्टीट होता है कि जो लोग ना कि कोई लोग ऐसे होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी होती है और उनकी प्रॉपर्टी का कोई वारिस नहीं होता, जैसे मतलब, और उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी प्रॉपर्टी को ओन करने वाला कोई नहीं होता, तो गवर्नमेंट उसको अपने अंडरटेक कर लेती है। और एक कुछ एक होती है इसके अंदर नॉन टैक्स के अंदर कुछ एक स्पेशल असेसमेंट होती है। स्पेशल असेसमेंट कैसे कि जैसे कि सपोज आपकी जैसे यहाँ पे आपकी बिल्डिंग है ये वाली जगह पे, और यहाँ पे गवर्नमेंट ने इस जगह पे गवर्नमेंट ने आपके बिल्डिंग के आसपास या आपके इस सेक्टर के आसपास गवर्नमेंट ने कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगा दिया। यहाँ पे गवर्नमेंट का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगाने से आपकी जो बिल्डिंग है या आपके एरिया में जो लैंड के जो रेट है या इनकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगी, तो गवर्नमेंट इनसे भी चार्ज करती है, क्योंकि जो इनकी जो ये वैल्यू इंक्रीज है ना, ये इनकी गवर्नमेंट के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से हुई है। तो इस टाइप की कुछ एक असेसमेंट भी गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। तो इस तरह से यहाँ से तो मिलेगी गवर्नमेंट को रेवेन्यू रिसीट, कि ये मिलती है गवर्नमेंट को। उसके बाद आता है कि गवर्नमेंट कैपिटल रिसीट की। कैपिटल रिसीट है ना, वो इन दोनों में से कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी, या तो लायबिलिटी बढ़ा देगी या एसेट कम कर देगी। जैसे कि कैपिटल रिसीट देखें कौन-कौन सी होती है।
सबसे पहले तो रिकवरी ऑफ लोन। रिकवरी ऑफ लोन होता है कि गवर्नमेंट ने किसी को लोन दे रखा था। गवर्नमेंट ने अगर लोन दे रखा था ना, वो गवर्नमेंट की एसेट था और उन लोगों ने अब वापस कर दिया, तो एसेट वो कम हो गई। एसेट कम हो गई तो ये आपकी कैपिटल रिसीट है। उसके बाद एक इसमें होता है बोरोइंग। बोरोइंग क्या होता है कि आपने गवर्नमेंट ने से किसी को जैसे बोरो कर रखा है, किसी से बोरो कर रखा है, तो वो उनको वापस भी करना पड़ेगा। तो वो गवर्नमेंट की लायबिलिटी है ना, बोरोइंग। तो इसी तरह उसके बाद जो अदर रिसीट आता है, अदर रिसीट में एक तो होता है आपका डिसइन्वेस्टमेंट, और उसके बाद आता है, इसके अंदर एक आता है स्मॉल सेविंग। डिसइन्वेस्टमेंट होता है कि गवर्नमेंट अपनी कुछ चीजें सेल आउट कर दे, जैसे गवर्नमेंट के अंदर जो पीएसयूज वगैरह आते हैं उनको सेल कर दे, तो वो गवर्नमेंट की एसेट कम हो जाती है। और स्मॉल सेविंग में आता है कि जैसे कि अपने जो ये फार्मर्स लोग हैं, ये छोटी-छोटी सेविंग करके जो पोस्ट ऑफिस में जो अपनी जो सेविंग्स है वो जमा करवा देते हैं। अब ये सेविंग्स अपनी पोस्ट ऑफिस में जमा करवा रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट मतलब कि ये गवर्नमेंट की लायबिलिटी हो जाता है, कि लायबिलिटी क्रिएट करता है, क्योंकि इसको बाद में तो इन सेविंग्स को वापस तो करना ही पड़ता है ना, जब वो लोग अपनी लेने आएँगे तो वो वापस होंगी। तो एक ये होता है। इस तरह से ये तो बजट रिसीट है कि यहाँ-यहाँ से तो गवर्नमेंट को मिलता है पैसा, कि इतनी तो ये तो कमाई है। एक तो कि ये तो रेगुलर और इसका जो रेगुलर नेचर है, ये इसका रेगुलर नेचर नहीं है, लेकिन ये कैपिटल रिसीट ये भी आती हैं। के बाद की जैसे कि बोरोइंग है, बोरोइंग जब किसी से हमने बोरो करा है तो ही वापस करेंगे, अदरवाइज़ ऐसे तो नहीं करेंगे ना। मतलब ये जैसे कि जब करा है तो ही वापस करनी पड़ेंगी। जैसे टैक्स है, टैक्स तो डायरेक्ट टैक्स है, जैसे अपनी इनकम वाला है, हम हर महीने जैसे देना ही पड़ता है, वो वाली तो जैसे रेगुलर आती रहेंगी, ये ऐसे नहीं होगी। रिकवरी ऑफ लोन, वो ले लोन है अपना, एक ही बार वापस आएगा। जैसे अब हमने दे रखा था, वो लोग वापस कर दें, तो एक ही बार आएगा वो। ऐसे नहीं होगा कि वो हर बार देते रहेंगे। दैट मीन्स एक ही बार जाएगा, तो ये रेगुलर नेचर में नहीं होती। उसके बाद आता है कि बजट एक्सपेंडिचर। तो बजट जो एक्सपेंडिचर होता है, तो इसका जो बेसिक नेचर होता है तो ये इसका जो बेसिक नेचर है ना एक्सपेंडिचर का, या तो आपकी एसेट को बढ़ा देता है या लायबिलिटी कम कर देता है। एसेट बढ़ाना कैसे, कि जैसे आपने कोई चीज़ खरीद ली, अब कोई चीज़ आपने कार खरीद ली, मैंने ये पेन है ये खरीद लिया, अब ये खरीदने के बाद मेरा हो गया, दैट मीन्स अब ये मेरी एसेट है, मैंने इस पे खर्चा करा था, तो अब ये मेरी एसेट होगी, कि मेरी एसेट बढ़ गई। या लायबिलिटी कम, कि किसी से आपने लोन लिया हुआ था, तो अब वो वापस कर दिया, तो दैट मीन्स आपकी अब वो लायबिलिटी कम होगी, कि वो वापस हो चुका है। अब बजट एक्सपेंडिचर भी देखिए 2 ही तरह का होता है, एक तो रेवेन्यू होता है और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू तो सेम वही होगा, कि रेगुलर नेचर में होगा, और जो नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए करना पड़ता है, जैसे कि और ये इन दोनों में से कुछ भी नहीं करेगा, ना तो आपकी एसेट को बढ़ाता है और ना लायबिलिटी कम करता है, कुछ नहीं करता, ये खर्चा बस करना पड़ता है। जैसे कि जो लोग गवर्नमेंट्स डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, उनको सैलरी देनी है, वो देनी पड़ती है उनको, जैसे कि पेंशन है, वो चीजें हैं, मतलब वो खर्चा करना ही पड़ता है। ये तो आता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है, वो इनमें से एक चीज करेगा, या तो एसेट बढ़ा देगा या लायबिलिटी कम कर देगा। जैसे कि इसमें एग्जांपल ले, तो गवर्नमेंट ने कोई फ्लाईओवर बना दिया, कोई और डैम बना दिया, कोई और बिल्डिंग बना दी, मतलब उस टाइप से, तो वो गवर्नमेंट की एसेट हो जाता है, तो इस टाइप से वो कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है। तो इस तरह से यहाँ तो यहाँ तो गवर्नमेंट करती है, जैसे ये तो है खर्चा, और ये है जैसे अपना यहाँ से कलेक्शन करती है। अब देखें, अब बात आती है डेफ़िशिट की। डेफ़िशिट क्या होता है? डेफ़िशिट होगा कि जब गवर्नमेंट ना एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर दे, यानी कि खर्चा ज़्यादा कर दे रिसीट से। रिसीट से कैसे, कि खर्चा ज़्यादा है, कमाई उतनी है नहीं। जैसे कि 110 करोड़ रुपए तो गवर्नमेंट ने किसी चीज़ पे खर्चा कर दिया, और उनकी कमाई थी 100 करोड़ रुपए, यानी कि वो 10 करोड़ रुपए आपका डेफ़िसिट में ही जाएगा। जितनी कमाई है उससे ज़्यादा जो खर्चा करा जाएगा, दैट इज़ तो डेफ़िसिट में ही जाएगा। तो वो होता है आपका डेफ़िसिट, तो उस वो बजट डेफ़िसिट हो जाएगा। अब इसमें टाइप ऑफ डेफ़िसिट होते हैं, कि एक तो आपने रेवेन्यू डेफ़िसिट होता है, आपके फिस्कल डेफ़िसिट, प्राइमरी डेफ़िसिट, और एक और होता है आपका इफेक्टिव रेवेन्यू डेफ़िसिट। ये 4 करने हैं, और आपने जो डाटा देखना है वो भी इन चारों का ही देखना है। सबसे पहले तो आता है रेवेन्यू डेफ़िसिट। रेवेन्यू डेफ़िसिट है कि ये जो रेवेन्यू रिसीट है ना, ये वाला,
रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कि इनका जो डिफरेंस होता है ना, वो होता है आपका रेवेन्यू डेफिसिट की रेवेन्यू डेफिसिट बेसिकली ये बताता है कि गवर्नमेंट जो नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जो तो खर्चा कर रही है और जो उनको इनकम मिल रही है वो कितना है। जैसे अगर रेवेन्यू डेफिसिट ज़्यादा होता है ना किसी इकोनॉमी का, तो उसका मतलब ये बनता है कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट की इतनी कमाई भी नहीं है कि वो अपने नॉर्मल वाले जो रेगुलर वाले खर्चे कर सके। यानी कि नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जो खर्चा करती है ना गवर्नमेंट, तो उसका वो भी नहीं निकल रहा रेवेन्यू डेफिसिट होने का ज़्यादा होने का मतलब। इसीलिए कि रेवेन्यू डेफिसिट गवर्नमेंट को कम रखना पड़ता है। कम रखना का मतलब ये होता है कि अगर रेवेन्यू डेफिसिट कम है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके उनके खर्चे आसानी से निकल रहे हैं, इतनी उनकी कमाई हो रही है गवर्नमेंट की जो रेगुलर वाले खर्चे हैं और रेगुलर वाली कमाई। उसके बाद आता है आपका फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट होता है देखें, ये जो बजट रिसीट है ना टोटल कि रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट की रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट इसको इसमें से आप घटा दें ये जो एक्सपेंडिचर दोनों वाला की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर इसमें से आपने क्या नहीं घटाना, आपने सिर्फ बोरोइंग को नहीं घटाना, ये बोरोइंग को छोड़ देना है। मतलब बोरोइंग के अलावा बाकी तो ये सारा घटेगा कि ये सारा जैसे जुड़ेगा कि बजट की तो सारी रिसिप्ट कि रेवेन्यू वाली और कैपिटल रिसीट वाली और उसमें से आप घटा दें कि ये एक्सपेंडिचर जो करा है लेकिन बोरोइंग को छोड़ देना है। कि इसका मतलब ये है कि बोरोइंग के अलावा गवर्नमेंट का मतलब कि गवर्नमेंट की सिचुएशन क्या चल रही है, बोरोइंग को हटा दो। बोरोइंग के हटाने के बाद जो है ना कि इकोनॉमी जो किसी स्टेट की है या देश की कह लें कि उसकी सिचुएशन उनका कितना तो उनकी इनकम है और कितना उनका एक्सपेंडिचर है, वो वाली सिचुएशन बताता है फिस्कल डेफिसिट। के बाद आता है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट देखें होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट कि फिस्कल डेफिसिट कितना आया है। फिस्कल डेफिसिट ये कि पिछले जैसे फिस्कल डेफिसिट को ये कह लिया जाता है कि इसमें जो आपने बोरोइंग छोड़ा है ना कि बोरोइंग के इक्वल मान लिया जाता है कि आप जो चीजें बोरोइंग को हटा के आपने देखा था कि वो चीजें बोरोइंग से चीजें ठीक कर सकते हैं। यानी देखें कि अगर फिस्कल डेफिसिट इकोनॉमी में होता है ना ज्यादा, तो उस टाइम पे ये बताता है कि जो उस देश की इकोनॉमी की जो हालत है वो कितनी खराब है, वो कैसी है कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ जो उनकी है कितनी हैम्पर हो रही है, वो ये तो बात बताता है। और अब वो उस टाइम पे सिचुएशन की फिस्कल डेफिसिट को कैसे ठीक करा जाए, तो गवर्नमेंट के पास ना 2 ऑप्शन होते हैं। या तो वो कर ले कि बोरोइंग कर ले। एक तो बोरोइंग ही ऑप्शन होता है, एक होता है डेट फाइनेंसिंग कि देखें बोरोइंग तो कोई कर सकता है। बोरोइंग ले लें जैसे अपनी स्टेट गवर्नमेंट तो इंडियन गवर्नमेंट से भी ले सकती है, फॉरेन से ले लें, किसी और कंपनी से ले लें, किसी से भी ले लें, किसी से और से बोरो कर लें। और उसके बाद डेट फाइनेंसिंग जो होता है, डेट फाइनेंसिंग की नए नोट छाप दें। देखिए स्टेट गवर्नमेंट के पास तो ये ऑप्शन वैसे भी नहीं होता कि वो नए-नए नोट छापे, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के पास ये ऑप्शन तो होता है, लेकिन वो लोग भी इस ऑप्शन को अप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि अगर नए-नए नए नोट छापे जाते हैं तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा आ जाता है। फिर उस प्रॉब्लम से डील करना कि पहले ही इकोनॉमी की हालत अच्छी नहीं है और फिर इन्फ्लेशन से और डील करना, तो ये वाला तो सिचुएशन को मना करा जाता है और बोरोइंग कर लो कि बोरो कर लो, जितना सिचुएशन ठीक करनी है बोरो करके कर लो। तो बोरो फिस्कल डेफिसिट को बोरोइंग के इक्वल मान लिया जाता है। यानी कि सपोज कि मैंने 200 करोड़ रुपए बोरो कर लिए, उसमें से फिर ये देखेंगे कि हमारा जो हमने पिछले साल हमने इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट के रूप में कितना पैसा दिया है। जैसे सपोज यू मान लें कि 100 करोड़ तो हमारा इंटरेस्ट पेमेंट में चला गया, यानी कि अब आपके पास बचा है 100 करोड़ रुपए। 100 करोड़ रुपए बचे हैं बाकी चीज़ों के लिए, बाकी एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए। वो आपका बताता है प्राइमरी डेफिसिट की प्राइमरी डेफिसिट ये बताएगा कि इंटरेस्ट पेमेंट के अलावा बाकी एक्सपेंसेस पे जो आपने खर्चा करना है, उसके लिए आपके पास क्या तो बचा है। तो ये होता है प्राइमरी डेफिसिट। उसके बाद होता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट होता है कि रेवेन्यू डेफिसिट में से कि रेवेन्यू डेफिसिट में से आप रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि इस इनके इनसे बना था आपका रेवेन्यू डेफिसिट की रेवेन्यू डेफिसिट में से आप घटा दें कि जो ग्रांट्स दी हुई थी कि कैपिटल क्रिएशन के लिए, जो कैपिटल क्रिएशन के लिए जो ग्रांट दी थी उसको का जो माइनस कर देंगे तो आपका इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट आ जाएगा। ये तो था आपका पूरा स्ट्रक्चर और उसके बाद कितने टाइप के डेफिसिट होते हैं।
अब देखेंगे कि अब हम शुरू करेंगे आपका हरियाणा का बजट 23-24 वाला। सबसे पहले तो कि अपने मनोहर लाल जो खट्टर हैं, सीएम हैं, उन्होंने तो ये बजट प्रेज़ेंट करा था 23-24 के लिए, और आया था कब ये 23 फरवरी 2023। तो शुरू करते हैं कि इसमें जो सारा कुछ कवर करा गया है कि इस डॉक्यूमेंट में क्या है, कितनी तो आपकी रिसीट है, कितना एक्सपेंडिचर है, फिस्कल डेफिसिट कितना है, रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, प्राइमरी डेफिसिट कितना है, आपको सब कुछ पता है अब, क्योंकि अभी हमने करा है। तो अब यही तो सारी चीज़ें कि कितना तो डेट की जो सारी डिटेल है, जो डेफिसिट इंडिकेटर हैं, कहाँ से तो इनकम आ रही है, वो सारी चीज़ें हैं, वो अब इसमें दिया हुआ है। सबसे पहले तो मैक्रो इकोनॉमिक और फिस्कल इंडिकेटर की क्या-क्या सिचुएशन कैसी है। जो हरियाणा है ना, 1966 में वो एग्रेरियन इकोनॉमी था, यानी कि एग्रीकल्चर जो प्राइम फोर्स था कि अपना जो एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंट रोल था अपने जीएसडीपी में, कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, यानी कि जो मेजर रोल था इनकम का, उसमें आपका एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट उसका रोल था। तो ये 1966 की बात है। उन अब जब हम आ गए हैं 22-23 तक, मतलब अब हमारी सिचुएशंस है वो चेंज हो चुकी है, यानी कि ये इम्पोर्टेंट है कि आज अब प्राइमरी सेक्टर का कितना परसेंटेज है अपने जीएसडीपी में, कि 19.6% तो है आपका प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है आपका 29.7%, और आपका टर्शरी यानी कि सर्विसेज सेक्टर है दैट इज 50.7%, यानी कि अब आपकी हमारी जो हरियाणा की इकोनॉमी है, इसका मतलब ये है कि इन इन डाटे के अकॉर्डिंग कि हमारी इकोनॉमी डेवलपिंग इकोनॉमी की ओर, डेवलपिंग टू डेवलपमेंट, मतलब कि डेवलपमेंट की ओर अग्रसर हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारी इकोनॉमी में प्राइमरी सेक्टर का जो में कंट्रीब्यूशन है ना, अब 19.6%, यानी कि वो बहुत कम है। यानी कि अगर प्राइमरी सेक्टर का अगर कंट्रीब्यूशन किसी देश की इकोनॉमी में ज़्यादा होता है ना, तो उसका मतलब ये बनता है कि वो देश अंडर डेवलप्ड ही रह जाता है, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में बेसिकली जो आप आते हैं रॉ मटेरियल जो चीज़ें होती हैं, उनकी वैल्यूज़ इतनी नहीं होती, और जो आपके मैन्युफैक्चरिंग और टर्शरी सेक्टर है जैसे कि सर्विसेज सेक्टर, इनमें कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होना, यानी कि हम इनोवेटिव चीज़ों की तरफ या फिर हम डेवलपमेंट की तरफ बहुत ज़्यादा अग्रसर हैं, यानी कि सर्विसेज जैसे कि सर्विसेज सेक्टर में तो सारे टाइप की सर्विसेज आएँगी, आपकी हेल्थ सर्विसेज, आपकी एजुकेशन, आपकी जो भी कम्युनिकेशन, जितनी सारी जो सर्विसेज है, इस सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हरियाणा इकोनॉमी में हरियाणा के से तो क्वेश्चन आएँगे कि कुछ भी पूछ सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है हरियाणा इकोनॉमी में 19.6 की अभी 22-23 के अकॉर्डिंग, या फिर ये कह दें कि सेकेंडरी सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है 29.7%, या फिर ये कह दें कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कौन से सेक्टर का है, वो आपका टर्शरी सेक्टर का, मतलब कि ये आपका इम्पोर्टेंट है। के बाद गवर्नमेंट बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ मतलब चीज़ें उसी हिसाब से कर रही है। तो अभी जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ है कि जीएसडीपी 14-15 से 22-23 का जो कंपैरिजन, मतलब उतने टाइम से इतने तक में जो कंपाउंड ग्रोथ आई है, एनुअल कंपाउंड दैट इज़ 5.62, ये इम्पोर्टेंट नहीं। उसके बाद आपका है इसमें फिस्कल मैनेजमेंट की फिस्कल इंडिकेटर में आपका जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो भी लिमिट के अंदर है, कि 15th फाइनेंस कमीशन जो कि हम इससे पीछे करके आए हैं ना, उसने रिकमेंडेशन दी थी कि इतना तो रखें आप अपना फिस्कल डेफिसिट, इतना रेवेन्यू डेफिसिट की चीज़ों को कम कम करने की, जैसे कि अभी जो लिमिट दी हुई है रेवेन्यू इसकी फिस्कल डेफिसिट के लिए, तो एफआरबी ने फाइनेंस कमीशन ने जो लिमिट दी थी ना 15th वाले ने 3.5 से कम रहने की दी, लेकिन हमारा उससे कम है, देखिए हमारा है 2.96, गुड थिंग कि 2.96% है आपका 22-23 नहीं 23-24 वाले बजट एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 2.96 है आपका फिस्कल डेफिसिट। के बाद है आपका रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, रेवेन्यू डेफिसिट है हमारा अ, ये वाला कि 1.81% ऑफ जीडीपी है आपका। revenue deficit has been projected at 1.51% against the 22-23 रिवाइज एस्टिमेट ऑफ 1.81। देखिए नहीं नहीं ये वाला तो है आपका बजट एस्टिमेट के अकॉर्डिंग, कि बजट एस्टिमेट अपने 23-24 वाले आए हैं ना, इनमें कह रहे हैं कि 1.51 है, और ये वाला है आपका रिवाइज्ड एस्टिमेट। रिवाइज्ड एस्टिमेट कैसे होता है कि जैसे अपना 22-23 वाला जो पिछले साल वाला जो बजट आया था ना,
के मिड ईयर में मतलब कि आधा 1 साल जब निकल चुका होता है ना, उसके बाद फिर से सर्वे करा जाता है कि कितनी किस तरह से तो रेवेन्यू का एलोकेशन हो रहा है और सारा जो डाटा है उसको फिर से मेज़र करा जाता है। तो जो एस्टिमेट आते हैं वो आपके रिवाइज़्ड एस्टिमेट में आते हैं। यानी कि वो तो आपका 1.81 निकला था और अभी आपका प्रोजेक्ट करा है इन्होंने कि 23-24 में आपका रहने वाला है 1.51%। उसके बाद है आपका डेट टू जीएसडीपी रेशियो कि डेट कितना है जीएसडीपी रेशियो के कंपैरिजन में, ये पता होना चाहिए आपको। ये है आपका कि रिवाइज़्ड एस्टीमेट में तो था आपका इतना, लेकिन आपका अब असल में इतना है कि इन्होंने कहा है कि 23-24 का जो बजट एस्टीमेट है, इसमें आपका जो अपना डेट टू जीएसडीपी रेशियो है दैट इज़ 25.45% है आपका जीएसडीपी का। और ये कह रहे हैं कि ये आपका कम है इस लिमिट से, क्योंकि 15th फाइनेंस कमीशन ने ये कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये कहा है कि अपना अपना जो डेट है वो कम रखें 33.1% ऑफ जीएसडीपी। डेट टू जीएसडीपी रेशियो को आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी भी कहा जाता है। तो कई बार आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी भी लिखा जाता है। तो कितना कंट्रीब्यूशन है आपका, तो आपका 25.45% है जीएसडीपी। के बाद इसमें है आपका एक्सपेंडिचर इन्होंने कहाँ करा है और कौन से सेक्टर पे इन्होंने ज़्यादा फ़ोकस करा है। जैसे कि इन्होंने करा है इतना एक्सपेंडिचर कि हमने एक्सपेंडिचर हमारा जो इंक्रीज़ कर दिया है इन्होंने 1,83,949.97 की इतना टोटल तो एक्सपेंडिचर करा है। और जो रिवाइज़्ड एस्टिमेट थे उसमें इन्होंने इतना कैलकुलेट करा था कि ये ज़्यादा है 11.1% एक्सपेंडिचर चाहिए आपको। अब इन्होंने कौन से सेक्टर को ज़्यादा फ़ोकस करा है इस बार के लिए? एग्रीकल्चर को करा है इन्होंने, रूरल डेवलपमेंट को करा है, हेल्थ एजुकेशन को इन्होंने करा है, स्टेट की हेल्थ एंड एजुकेशन बेटर हो। और उसके बाद इन्होंने ज़्यादा एम्फेसिस करा है कि किस पे कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट को कैसे तो बूस्ट करना है। और कैपिटल बजट में जो इन्होंने एज़ द शेयर ऑफ कैपिटल बजट हैज़ बीन प्रोजेक्टेड टू बी 31.5% कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट को बूस्ट कैसे करना है। और इन्होंने शेयर भी इंक्रीज़ करा है कैपिटल बजट में कि इतना परसेंट इन्होंने शेयर रखा है 23-24 में कि कैपिटल बजट तो आपका इतना है और बाकी जो बचा है इसके अलावा कि 100 में से 31.5 का जितना बचा है ना वो आपका बन गया आपका रेवेन्यू। कैपिटल बजट का इन्होंने इतना पोर्शन के बाद है आपका रेवेन्यू रिसीट है जो आपकी गवर्नमेंट्स रेवेन्यू रिसीट आर एंटिसिपेटेड टू इंक्रीज बाय 12.49% की इतनी रेवेन्यू रिसीट है आपकी। इतनी तो इन्होंने इंक्रीज कर दी है। और एग्जैक्ट अमाउंट क्या है, ये है 1,09,122.42 करोड़ और इससे इंक्रीज करी है जो कि रिवाइज एस्टिमेट। तो ये होगी आपकी रिसीट। उसके बाद है ये कुछ पॉलिसी हाईलाइट की क्या क्या तो इन्होंने इम्पोर्टेंट जो चीज़ें इन्होंने फ़ोकस करा है। सबसे पहले जो अगर स्कीम्स पे जाएँ ना तो ये दीनदयाल आपकी उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना इस वाली स्कीम पे इन्होंने ये जो स्कीम है ये कहा है कि ये प्रोवाइड करेगी फाइनेंशियल असिस्टेंस किन लोगों को अगर इन केस ऑफ डेथ और डिसेबिलिटी ऑफ अ मेंबर कुछ फैमिली है, अगर कोई बंदा मर जाता है या उसकी वो डिसेबल हो जाता है, अगर उस फैमिली की ना इनकम एनुअल इनकम 1.80 लाख तक है, मतलब कि अगर उसके परिवार पहचान पत्र में वो मेंशन करेगी उससे कम उसकी इनकम है तो उसको जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो प्रोवाइड कराई जाएगी स्कीम के अंडर। उसके बाद है एग्रीकल्चर में इन्होंने कहा है, एग्रीकल्चर में इन्होंने नई स्कीम जो है वो इंट्रोड्यूस करी है फार्मर्स के लिए टू फैसिलिटेट द अडॉप्शन ऑफ ग्रीन ग्रीन मैन्यूरिंग थ्रू थ्रू डेंचा कल्टीवेशन। तो ये कल्टीवेशन के थ्रू उन्होंने ये एक नई और स्कीम इंट्रोड्यूस करी है। इस स्कीम के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जो है वो बियर करेगी टोटल कॉस्ट में से 80% तो गवर्नमेंट बियर करेगी और 20% जो कॉस्ट है वो फार्मर बियर करेगा जो भी कल्टीवेशन में आएगी। के बाद जो है इन्होंने जैसे कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए भी नए सेंटर एस्टेब्लिश करे हैं ताकि हॉर्टिकल्चर को भी प्रमोट करा जाए। और इस तरह से इन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप को भी प्रमोट करने का सोचा है। एनिमल तो हरियाणा पशुधन मिशन के अकॉर्डिंग ये एंटरप्रेन्योरशिप को एंटरप्रेन्योर प्रमोट करेंगे
एनिमल हस्बेंड्री डेवलपमेंट। के बाद है रिन्यूएबल एनर्जी जो में इन्होंने कई नई स्कीम लेके आए हैं कि फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर वाली जो इन सोशल एंड कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन रन बाय द गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट कॉमोरेटेड। तो एक इन्होंने ये करा है। मैन्युफैक्चरिंग में इन्होंने करा है कि गवर्नमेंट स्टेट विल प्रिपेयर टॉय मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जो है वो लेके आ रही कि इलेक्ट्रॉनिक टॉयज और मेडिकल डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट लेके आ रही मैन्युफैक्चरिंग। के बाद ये हरियाणा इकोनॉमी की स्टेट की जीएसडीपी क्या है, सेक्टर में कितना कंट्रीब्यूट ऐसे करके ही आए हैं। अभी हमने पर कैपिटा जीएसडीपी आपका कितना है अनएम्प्लॉयड। तो ये सारी कि जो ये जीएसडीपी है ना, जीएसडीपी का ये कांस्टेंट प्राइसेस वाला है। कांस्टेंट प्राइसेस की 11-12 वाले प्राइसेस फिक्स्ड मान के उसके अकॉर्डिंग आपका कितनी ग्रोथ हुई है। तो पिछले साल तो आपकी ये आपकी मेजर करी गई है 7.1%। इस तो कि आपकी इन कंपैरिजन तो कि नेशनल जीडीपी में जो पिछले साल की ये जो अपनी ग्रोथ है ना 22-23 वाली, 22-23 में आपकी जो सीएसडीपी में तो आपकी है 7.1% और नेशनल जीडीपी अपना इंडिया वो निकला वो था 7% के आसपास। उसके बाद सेक्टर का कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का आपने देखा था 19.6 था और आपका जो 29.7 आपका मैन्युफैक्चरिंग का था और 50.6 या 7 आपका था टर्शरी। उसके बाद पर कैपिटा जीएसडीपी जो है स्टेट का वो है 3,04,422 की। ये आपका ज़्यादा है क्योंकि बहुत सारे स्टेट से तो आपकी पर कैपिटा इनकम की प्रति व्यक्ति जो है वो ज़्यादा है। तो उसके बाद ये 16% ज़्यादा है पिछले साल के कंपैरिजन। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस कैसा है? अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस की अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कि इसके अकॉर्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो करंटली वीकली स्टेटस में हरियाणा का आया है वो आया है कि 11.7% एज कम्पेयर टू 6.6 एट द नेशनल लेवल की जो हरियाणा का निकला है ना। अब जो आपका करंट वीकली स्टेटस के उसमें ये करंट वीकली स्टेटस आता है उस पीरियोडिक टेबल में उसमें जो आपका आया है हरियाणा का 11.7% है और जो उसमें आपका नेशनल वाला है दैट इज 6.6%। के बाद है आपका ये जो आपका जो सारा डाटा है उनकी जो एग्जैक्ट एस्टिमेट्स है जैसे आपकी कितनी तो रेवेन्यू रिसीट है आपकी ये 1,09,122.42 और उसमें देखिए ये सारी चीजें हैं टैक्स रेवेन्यू शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस की वो टैक्सीज नॉन टैक्सीज जो हमने वो आपका स्ट्रक्चर पढ़ा था वो सारी चीजों की अमाउंट है और इनको जोड़ के बन जाएगा आपका रेवेन्यू रिसीट। के बाद है कैपिटल रिसीट वाला है आपका 39,607 ये वाला कितनी है आपकी कैपिटल। टोटल अब ये कितनी बनी टोटल है ये आपकी 1,48,700 के बाद है आपका इसमें रेवेन्यू डेफिसिट 1.51 आपने शुरू भी करा था। उसके बाद इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है आपका 0 और फिस्कल डेफिसिट इज 2.96 और आपका प्राइमरी डेफिसिट 1 पॉइंट ये भी ठीक ठाक ही है आपका। उसके बाद है आपका नेक्स्ट है कि ये जो आपका सारी की इतनी तो आपकी रिसीट है और ये है आपका एक्सपेंडिचर की रिसीट तो है आपकी 1,09,122.42 करोड़ रुपए और खर्चा है आपका 1,26,071.45 करोड़ रुपए यानी कि खर्चा तो है रिसीट। तो उसके बाद की कहाँ कहाँ से कितना तो आपको कलेक्ट हुआ है और कित कहाँ कहाँ आपका खर्चा जा रहा है वो सारा है टेबल आपको ये पूरी वो मिल जाएगी पीपीटी तो आप अच्छे के बाद है कि मेजर स्कीम्स में जो हमने लोकेशन करा हुआ है जैसे कि एग्रीकल्चर में आपका कितना गया है एग्रीकल्चर में कैसे कि ये आपका थोड़ा एग्रीकल्चर में है आपका कि बजट एस्टीमेट में आपका जैसे 23-24 वाले बजट एस्टीमेट में दिया तो ऐसे हुआ है कि रेवेन्यू का कितना है कैपिटल का कितना है हम सिर्फ टोटल वाला देख लेंगे। एग्रीकल्चर और अलाइड सर्विसेज में दिया है 7,34,191 करोड़ रुपए। कोऑपरेशन में गया है आपका दैट इज आपका 1 लाख नहीं फिर से करते हैं देखें। एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज में तो गया है आपका
7,341.91 करोड़ रुपए। और जो ये है आपका कोऑपरेशन में जो आपका गया है, वो गया है 1600.06 करोड़ रुपए। एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर में आपका गया है 20,342.82 करोड़ रुपए। टेक्निकल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट में आपके गए हैं साल जाएंगे जो 1663.48 करोड़ रुपए। हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन, फैमिली वेलफेयर, आयुष और इन सारी चीजों में 9,636.1 करोड़ रुपए। और आपके होम अफेयर्स में जो है दैट इज 6,826 करोड़ रुपए। पावर एंड नॉन कन्वेंशन के 8,274.48 करोड़ रुपए। सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, आपके वेलफेयर जो एससी है उनके में जाएंगे आपके 12,571.8। अभी तक का जो सबसे ज्यादा है वो आपका एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर में है। आगे का भी देख लेते हैं। रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज में, पंचायत वगैरह में जाएंगे तो आपके 7,201.90 करोड़ रुपए। ट्रांसपोर्ट 4,189। के बाद अर्बन डेवलपमेंट, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में जाएगा 6,000 और आपका इंडस्ट्री एंड कॉमर्स में जाएगा दैट इज 1,386.40 करोड़ रुपए। और इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज में 6,998.22 करोड़ रुपए। उसके बाद अभी तक का वैसे भी आपका एजुकेशन ज्यादा है। उसके बाद जो है इसमें आपका पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ में है आपका पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग आपका 5,016.55। और आपका पब्लिक वर्क्स, रोड एंड ब्रिज वगैरह के लिए 5,408 है आपका। और इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पे करने के लिए आपका जा रहा है 21,249.90। 13,000 पेंशन में जा रहा है आपका। 35,000 जा रहा है आपका रिपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट एक्सक्लूडिंग रीपे पब्लिक डेट की रीपेमेंट में जा रहा है आपका 35,220 करोड़ रुपए। तो अभी तक की मुझे लगता है अब तो यही सबसे ज्यादा है कि डेट रीपेमेंट में आपका जा रहा है वो सबसे ज्यादा। तो के बाद हम देख आपका नेक्स्ट। हाँ वो ही ज्यादा है आपका वो। आज के बाद जैसे सेक्टर वाइज दे रखा है कि कितना परसेंटेज में दे दिया, ये तो जैसे हमने अमाउंट पढ़ी है ना कि, कितने कितने अमाउंट में है, जैसे कितने हजार था कंपेयर। जैसे अपना एजुकेशन, आर्ट एंड कल्चर में है आपका 20,188। ये सोशल वेलफेयर न्यूट्रिशन में 12,495 करोड़ रुपए। हेल्थ फैमिली में 8,717 जो अभी हम ऊपर करके आए हैं। लेकिन देखें अब इनका परसेंटेज में कि कितना परसेंटेज ज्यादा मिला है पिछले वाले से, कि पिछले साल का जो बजट आया था ना उससे इस साल वाले में कितना ज्यादा मिला है। एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड आर्ट एंड कल्चर में तो 4% ज्यादा है पिछले वाले से। सोशल वेलफेयर और इसमें जो इन्होंने एलोकेशन करी है कि 7,000 जो ये टोटल इतनी एलोकेशन करी है ना 20,188, इसमें से 7,336 तो दे दिए इन्होंने प्राइमरी स्कूल्स, गवर्नमेंट के जो प्राइमरी स्कूल्स है ना उनके एलोकेट कर दिए हैं। और जो सेकेंडरी स्कूल के लिए इन्होंने करे हैं 5,640 करोड़ रुपए। के बाद है इसमें सोशल वेलफेयर न्यूट्रिशन में 5% चेंज आया है कि पिछले वाले से 5% का ज्यादा है। 5% का ज्यादा है और इन्होंने जो एलोकेशन जो करी है ये इसमें से इन्होंने 7,094 तो दे दिए हैं अपने जो पेंशन्स के लिए जो सोशल सिक्योरिटी के अंदर आती हैं। के बाद हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में है 9%, 9% का चेंज है। और 2560 जो करोड़ रुपए हैं वो हॉस्पिटल और डिस्पेंसरीज के लिए दे दी। के बाद एनर्जी वाले में है 15% का चेंज है कि ये 7,195 करोड़ है वो एलोकेट कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर एंड अदर अंडरटेकिंग के बाद ट्रांसपोर्ट में -5% की ट्रांसपोर्ट वाला कम हुआ है पिछले साल वाले बजट के कंपैरेटिवली। इसमें से 3,936 करोड़ जो इन्होंने एलोकेट किया है रोड और ब्रिज। के बाद एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज में इसका 24% इंक्रीज आया है पिछले वाले के। उन्होंने 650 करोड़ तो एलोकेट कर दिए हैं आपकी जो प्रधानमंत्री योजना है उसके अंदर। के बाद रूरल डेवलपमेंट में 71% इन्होंने पिछले बजट के कंपैरेटिवली करा है, जिसमें से 2739 करोड़ तो इन्होंने पंचायती राज के एलोकेट कर दिए हैं। और इरिगेशन एंड फूड कंट्रोल के लिए इन्होंने percent का इसमें चेंज है, में 1,868 करोड़ इन्होंने एलोकेट कर दिए हैं
मेजर इरिगेशन और कैपिटल आउटले के लिए पुलिस में गया है, इसका 6% का चेंज है, 6% ज़्यादा है पिछले वाले के कंपेयर। 416 करोड़ तो इन्होंने एलोकेट कर दिए हैं डिस्ट्रिक्ट के बाद अर्बन डेवलपमेंट के लिए। अर्बन डेवलपमेंट वाले परसेंट का इंक्रीज है। उसके बाद में जो 1666 करोड़ रुपए है वो एलोकेट है म्यूनिसिपैलिटी के अर्बन में उनकी असिस्ट। तो अब देखें कि सबसे ज्यादा है अभी रूरल डेवलपमेंट का जो चेंज है। ये भी हो सकता है ना कि क्वेश्चन इस हिसाब से आ जाए कि 22-23 के कंपैरेटिवली अभी जो 23-24 वाला जो बजट आया उसमें सबसे ज्यादा जो ज्यादा जो एलोकेशन है वो किस सेक्टर में करी है, मतलब कि कंपैरेटिवली कितना ज्यादा, कि 71% ज्यादा जो करा है वो रूरल डेवलपमेंट सबसे ज्यादा परसेंटेज जो जिस चेंज आया। के बाद एक ये और देख, ये इम्पोर्टेंट है कि हेल्थ में कितनी स्पेंडिंग है। मतलब देखिए हेल्थ एजुकेशन इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि हेल्थ का क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे इंडियन लेवल पे जो आपके एग्जाम होते हैं ना उनमें तो बहुत बार पूछते हैं कि हेल्थ का अपने इंडिया के जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन रहा है इस साल के बजट में, एजुकेशन में कितना रहा है, और ये सारी चीज तो आपके हरियाणा के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये देखें कि आपका हेल्थ में कितना स्पेंडिंग है। हेल्थ एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर के कंपैरेटिवली हेल्थ का 6% है। तो 23-24 के बजट एस्टिमेट में कि 6% गया है आपके हेल्थ में टोटल आपके जीएसडीपी के कंपैरिजन में, या टोटल आपके एक्सपेंडिचर के कंपैरिजन में। और बाकी जो और जो स्टेट है मेजर स्टेट्स है उनका एवरेज लेके उन लोगों ने जितना करा है उनका तो 6.3% आया है, हमारा भी उसके आसपास ही है 6%। के बाद एजुकेशन में कितना करा, एजुकेशन में हमने 14% करा है, टोटल एक्सपेंडिचर का 14% गया है हमारा एजुकेशन। और जो एवरेज गया है बाकी स्टेट्स का दैट इज 14.8%। के बाद रूरल डेवलपमेंट में कितनी स्पेंडिंग हुई है, हमारी तो 5% हुई है, लेकिन एवरेज वाले जो सारे स्टेट्स का जो एवरेज लेके लिया है दैट इज 5.7%। के बाद स्पेंडिंग ऑन रोड्स एंड ब्रिजेस पे कितना गया है, कि अपना तो 2.7% है और बाकी जो स्टेट्स का एवरेज बना था दैट इज 4.5, ये अपना कम है। के बाद एनर्जी पे जो स्पेंडिंग हुई है टोटल बजट में वो कितना गया है, अपनी तो 5.7 है, अपनी तो बहुत ज्यादा है, और जो एवरेज है ऑल स्टेट्स का दैट इज 4.8%, वो कम है। एग्रीकल्चर में कितना हमने स्पेंड करा है, हमने 5.2 करा है, और बाकी स्टेट्स का जो एवरेज बना है दैट इज 5.8%। ये देख लें। के बाद है कि ये इम्पोर्टेंट कि पैसा कहाँ कम्स फ्रॉम, कि कहाँ से जो पैसा आएगा, सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से, मतलब कि देखें सबसे ज्यादा है 42%। अब है कहाँ से, टैक्स रिवेन्यू से। स्टेट का जो खुद का टैक्स रिवेन्यू है ना वहां से जो कलेक्ट करेगी सबसे ज्यादा कलेक्शन वहां से की, यहाँ से भी आ जाता है कि इस साल के बजट में गवर्नमेंट ने का जो सबसे पैसा है कहाँ से आने वाला है, टैक्सेस से आने वाला है 42% ही। के बाद 35.96 है वो आएगा आपका बोरिंग से, बोरिंग जो दे रखी है उससे आएगा। और ये है इनका आपका, एक बार इनका डिटेल्स में भी मिलेगा नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे कि इवोल्यूशन फ्रॉम सेंटर की 11.51% आएगा यहाँ से। तो शेयर स्टेट शेयर तो आएगा सेंट्रल टैक्सेस में, इसमें तो आपको मिलेगा 6.19%, और सेंटर का जो शेयर है सीएसएस और बाकी ग्रांट्स में उससे आपको मिलेगा 5.32%। के बाद बोरोइंग से आएगा आपको, बोरोइंग की सारे टाइप वाली ये है, से आपको मिलेगा 35.98%। उसके बाद टैक्स फॉर्म स्टेट के खुद के टैक्स रिवेन्यू से 42% मिलेगा, और इसमें भी सबसे ज्यादा है एसजीएसटी, स्टेट जीएसटी है जो आपका मिलेगा 18.57%, और नॉन टैक्स से गवर्नमेंट को मिलेगा 7.0%, और अदर रिसीव से 3.51%। यानी कि पैसा कहाँ है सबसे ज्यादा, की स्टेट के खुद के टैक्स रिवेन्यू से। के बाद है आपका नेक्स्ट कि पैसा कहाँ जाने वाला है, सबसे ज्यादा इस साल पैसा कहाँ जाएगा। सबसे ज्यादा जाएगा इसमें 30.86 वाली स्लाइड, 30.86 है आपका, दैट इज पेमेंट ऑफ, डेट की रीपेमेंट करने में जाएगा सबसे ज्यादा पैसा। और उसके बाद जाएगा सोशल सर्विसेज, सोशल सर्विसेज 30.51। सबसे पहले जैसे कि ये देखें सोशल सर्विसेज है, जैसे कि 30.51 जिसमें जा रहा है, एजुकेशन में इसमें 10.97, सोशल वेलफेयर न्यूट्रिशन इन सबका दिया हुआ है, जनरल सर्विसेज
6.50, और रीपेमेंट ऑफ डेट की सबसे ज़्यादा तो डेट का रीपेमेंट करने में जा रहा है 30.86%। इसमें से प्रिंसिपल अमाउंट तो 6.15 है, और बाकी उसका इंटरेस्ट जो हमें देना पड़ता है 11.1%। से ज़्यादा पैसा कहाँ से आएगा? गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के खुद के रेवेन्यू से, के टैक्स रेवेन्यू से, और जाएगा कहाँ? आपकी जो रीपेमेंट है डेट की। के बाद है आपका जीएसडीपी एट कांस्टेंट एंड करंट प्राइसेस। कांस्टेंट तो जैसे कि 11-12 वाले प्राइसेस को मान के ही जीएसडीपी कैलकुलेट करें, और करंट प्राइसेस की इन्फ्लेशन भी साल दर साल इन्फ्लेशन ऐड हो जाता है, महंगाई भी बढ़ती जाती है उसके अकॉर्डिंग। ये देखें कि ये है आपका अ, ये तो है आपका करंट प्राइसेस वाला, और ये है कांस्टेंट। करंट प्राइसेस वाला तो है आपका 9,94,156 करोड़ रुपए है, और 6 लाख के करीबन है, 6,08,420 ये आपका कांस्टेंट। के बाद है आपका कि हरियाणा की जीएसडीपी ग्रोथ अपने नेशनल इंडिया वाले के कंपैरिजन में, और जो कि है कांस्टेंट प्राइसेस पे, कांस्टेंट प्राइसेस पे ये है। तो ये जो है आपकी इंडिया की तो है 6.95% है, इंडिया की तो, इंडिया का जीडीपी तो, और अपना हरियाणा स्टेट का जो जीएसडीपी है दैट इज 7.10% है आपका कांस्टेंट प्राइस। नेक्स्ट स्लाइड में पर कैपिटा इनकम की प्रति व्यक्ति आय जो है अपने कांस्टेंट प्राइसेस पे तो है अपनी 1,81,961 रुपए, 1,81,961 आपकी कांस्टेंट प्राइसेस पे, और करंट पे है आपकी 2,96,000 है आप प्रति व्यक्ति आय, यानी कि सारे स्टेट से तो अपनी ज्यादा ही। के बाद है रेवेन्यू डेफिसिट और इफेक्टिव रेवेन्यू, यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट है अपना दैट इज अपना 1.51% ऑफ जीडीपी, 1.51% ऑफ जीडीपी का अपना रेवेन्यू डेफिसिट, और अपना इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट दैट इज परसेंट, ये याद रखें। के बाद और नेक्स्ट है इसमें आपका फिस्कल डेफिसिट कितना है। फिस्कल डेफिसिट इस साल बजट एस्टिमेट का 2.96%, 2.96 साल वाले से तो वैसे भी रिवाइज्ड में आपका निकला था 3.29, वैसे भी कम हो रहा है, दैट मीन्स अ गुड थिंग। इकोनॉमी की जो है, ये इकोनॉमी की ग्रोथ, इस ग्रोथ बताता है कि इकोनॉमी ठीक ठाक चल रही है, यानी कि कम हो रहा है ना, दैट मीन्स ठीक है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट स्टेट डेट लायबिलिटी, यानी कि हमने देखा तो था कि वो 25.45 है आपका स्टेट डेट लायबिलिटी। जीएसडीपी की डेट लायबिलिटी कितनी है आपके जीएसडीपी के कंपैरिजन में, या इनको स्टेट डेट लायबिलिटी को आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी कह लिया जाता है ना, मतलब एक ही है। अगर एग्जैक्ट अमाउंट में जाए ना तो कि 2,85,885 करोड़ रुपए है, और अगर परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी में जाए ना, परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी दैट इज आपकी 25.45%। इंपॉर्टेंट है, आपको याद हो 25। बाद है आपका रिवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में तो जा रहा है अपना 31.5, यानी कि जो कैपिटल क्रिएशन और उन चीज़ों के लिए जो पैसा जा रहा है कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को करने के लिए। और जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो है आपका रेवेन्यू, तो आपके नॉर्मल फंक्शनिंग वाला जो एक्सपेंडिचर है उसमें 8.5% जाएगा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, और ये 31.5 आपका जा रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल क्रिएशन वाली चीज, ओ डैम बना, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के लिए। और उसके बाद है सैलरी और पेंशन, सैलरी और पेंशन वाले में कितना जा रहा है टोटल। पेंशन में तो आपका जा रहा है 13,000, 13,000 तो पेंशन में जा रहा है, और ये 28,601 करोड़ जा रहा है आपका सैलरी में, टोटल 41,601, 41,000 का टोटल में, यानी कि इस साल के बजट में पेंशन में तो जा रहा है 13,000 करोड़ रुपए, और सैलरी देने के लिए जो जितना पैसा जा रहा है 28,600 के बाद ये ये इनका परसेंटेज दिया हुआ है, यानी कि
कितना परसेंटेज है आपका टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट में। सैलरी में तो आपका जा रहा है 12%। हाँ, सैलरी नहीं है, पेंशन है ये। पेंशन में तो आपका जा रहा है 12% और 26% जा रहा है आपका सैलरी में। या नहीं, देख, टोटल आपकी जो रेवेन्यू रिसिप्ट है ना स्टेट गवर्नमेंट की साल, तो इससे 12% तो जा रहा है पेंशन, 12% रिसिप्ट के टोटल में, और 26% जा रहा है आपके सैलरी देने के। 12 पेंशन, 26 सैलरी के बाद है जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, उनके अंदर भी जो अमाउंट है, हर हर साल जैसे उनके अंदर अपनी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो भी उनके अंदर अमाउंट डालती है, मतलब अ, वो एक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होते हैं ओवरऑल ग्रोथ के लिए कि इकोनॉमी में सारी चीजें परफेक्ट हो, यानी कि पॉवर्टी ना हो, हंगर ना रहे, गुड हेल्थ अच्छी हो, अच्छे से रहें, क्वालिटी एजुकेशन हो, जेंडर के नाम पे भी इक्वालिटी हो, कोई इनइक्वालिटी ना रहे, मतलब वाटर क्लीन मिले, सैनिटेशन, मतलब सारी चीजें सारे एस्पेक्ट को कवर करते हैं। ये आपके 17 जो गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी कि इसमें हर साल आपका जो जाता है पैसा। तो अब इस साल हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट ने कैसे कितने कितने पैसे जैसे इसमें डाले हैं, तो इस साल जो नो पॉवर्टी, जो कि पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है कि कोई पॉवर्टी ना रहे स्टेट में, तो उसमें गया है हमारा 4017.91 करोड़ रुपए। जीरो हंगर आपका दूसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, यानी कि कोई जो इंसान है, कोई पर्सन है हमारे स्टेट में भूखा ना मतलब भूखा ही ना रहे, तो वो उसमें जा रहा है 22,547.50 करोड़, मतलब 22,500 मान कि जीरो हंगर जो सेकंड आपके सस्टेनेबल। थर्ड है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, कि हेल्थ अच्छी हो और वो लोग अच्छे से रहें, तो उसमें जा रहा है 7,944.27 करोड़। सबको क्वालिटी एजुकेशन मिले, जो कि चौथा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उसमें जा रहा है 22,170.15 करोड़ रुपए। जेंडर इक्वालिटी पांचवा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उसमें जा रहा है 2,487.63 करोड़ रुपए। और जो छठा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, वो क्लीन स्वच्छता के लिए जो जा रहा है दैट इज 7,915.38 करोड़ रुपए। और सेवंथ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो कि आपका अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी के लिए है, उसमें आपका हमारा जो जा रहा है 7,618.92 करोड़ रुपए। और आठवां सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्क एंड 5,200 करोड़ रुपए। नौवां सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नई नई इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा जाए, उसके लिए जा रहा है 9,571 करोड़ रुपए। और रिड्यूस्ड इनक्वालिटी, जैसे जेंडर वाला तो वो मेल और फीमेल वाला इनइक्वालिटी हो, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी की डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि अ, और जो टाइप के रीजन है किसी टाइप की इनइक्वालिटी ना रहे, वो वाली इनइक्वालिटी, जैसे कि कोई जो कास्टिज्म वाली भी इनइक्वालिटी आती है, वो वाली भी इनइक्वालिटी ना रहे, तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्लान है, उसमें तो आपका जा रहा है 9,585 में। 11वें में है आपका सस्टेनेबल सिटी कम्युनिटी में, उसके लिए जा रहा है 4,356.93 करोड़ रुपए। और 12वें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल या सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, कंजप्शन आ रहा है 1,560.98 करोड़ रुपए। क्लाइमेट एक्शन के लिए आपका जा रहा है 1,250.85। फिर लाइफ ऑन लाइफ, जो भी जिनकी भी लाइफ है लैंड पे, ऐसा नहीं कि ह्यूमन बींग अदर जो creatures हैं, जो भी चीजें हमारे लैंड पे जो रहती हैं, सबकी लाइफ के लिए जा रहा है 975.75 करोड़ रुपए। पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉ के लिए 11,950.96 करोड़ रुपए। पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, उसमें जा रहा है 79,000 791.98 टोटल ग्रैंड टोटल इन्होंने कहा है दैट इज 1,20,958.40 करोड़ से ज्यादा गया है। वो गया है आपके हंगर, भूखा कोई ना रहे, 22,570। और उसके बाद क्वालिटी एजुकेशन में
उसके बाद इसमें इनका परसेंटेज क्या हुआ है कि टोटल एक्सपेंडिचर में से कितना परसेंटेज सबको गया। फर्स्ट वाला है ना, नो पॉवर्टी, इसमें गया है 3%, और 19% गया है जीरो हंगर वाले को, गुड हेल्थ एंड वेलबींग को 7%, क्वालिटी एजुकेशन 18%, जेंडर इक्वालिटी में गया है 2%, और आपका क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन 7%, आपका अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी में गया है 6%, आपका डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमी परसेंट, इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में गया है 8%, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज में 8%, आपका सस्टेनेबल सिटीजन एंड कम्युनिटी परसेंट, सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन में है दैट इज 1%, और आपका क्लाइमेट एक्शन में 1%, लाइफ ऑन लैंड 1%, आपका परसेंट, और पार्टनरशिप फॉर द गोल्स दैट इज 1। सबसे ज्यादा जो 19% गया है 90 सेकंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि है जीरो घर के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट गया है 18% सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फोर्थ है, यानी कि क्वालिटी एजुकेशन वाले के लिए, जो सबसे ज्यादा आपका गई है इस साल के लिए। तो इस तरह से ये हमने आपका जो पूरा बजट का जो पार्ट है हरियाणा का, वो अच्छे से और इतने डिटेल में तो हमने इसको सारे को अच्छे से पढ़ लिया है। तो अब आपको मिल जाएगी इसकी पीडीएफ या पीपीटी, या जो भी आप गवर्नमेंट का ऑफिशियल डाउनलोड कर लें, उसमें से आप देख लें, तब आपको ये सारा एकदम से क्लियर हो जाएगा, और अब आपको ये सारी चीज़ें याद भी रह जाएंगी। देखिए, अगर फिर भी आपको कोई भी तो प्रॉब्लम आती, कोई इशू आता, कुछ चीज़ समझ नहीं आती, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट कर सकते हैं अपने इंस्टाग्राम चैनल पे जाके। तो आप अपनी तैयारी है जो अच्छे से करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।